हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस एचटीएमएल ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टैग हम लोग एचआर टैग से लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल टैग से क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है वेब पेज में, जो मदद करती है अलग अलग एक वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने में। इसका यूज हम लोग चल के देख लेते हैं कैसे यूज होता है। हम लोग आगे वीएस कोड में एचटीएमएल ट्यूटोरियल में एक नया फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 4 के नाम का। नया फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 4। लेक्चर 4 ये लेक्चर 4 में एक नया फाइल बना लेते हैं। hr.html। नॉर्मल बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। तो html फिर ऐड टाइटल। टाइटल में रख लेते हैं एचआर टैग। फिर बॉडी तो h1 में लिखते हैं। h1 ले लेते हैं। h1 में हम लोग लिखते हैं यूज ऑफ एचआर टैग। जहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जहाँ पे हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है वहीं पे चार टैग लगा देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। पहले इसका हम लोग क्रोम पे देख लेते हैं। अब ये अच्छा, ये क्रोम पे ओपन हो गई ये वाली फाइल। तो हम लोग जाके वीएस कोड में बस यहाँ पे वीएस कोड में जाके बस हम लोग क्या चाहते हैं, h1 टैग के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए। तो फिर यहीं पे एक एचआर टैग लगा देंगे। अब सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे जब इसका सेव करके आउटपुट देखेंगे तो यही एचआर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पे। तो एचआर टैग से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। अब इसके एचआर के बाद कुछ लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगा। एक और h1 टैग बना लेते हैं। लाइन आफ्टर लिख लेते हैं। लाइन आफ्टर हॉरिजॉन लाइन आफ्टर एचआर टैग लिख लेते हैं। सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो अब जो दिख रहे हैं वो ये वेब पेज यहाँ दो है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दोनों h1 को डिवाइड करे तो एचआर टैग का ये काम होता है, अलग अलग सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम लोग जानते हैं एचटीएमएल कमेंट। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एचटीएमएल कमेंट लिखते कैसे। उससे पहले एचटीएमएल कमेंट होता क्या है, उसका यूज क्या है। तो एचटीएमएल कमेंट क्या होता है, आप लोग अगर जाएंगे लाइफ में आगे चल के कोई वेबसाइट या वेब पेज डिजाइन करते हैं तो एक लाइन का तो कोड होगा नहीं, हजारों लाइन का कोड होता है। अब फिर आप लोग एक बार वेबसाइट बना दिए, फिर आगे चल के उसमें कुछ एडिट करना रहेगा, कुछ ऐड या कुछ हटाना रहेगा। तो फिर आप लोग लाइन बाय लाइन जाके खोजेंगे नहीं। कमेंट क्या होता है, कोडर अपने हेल्प के लिए वहां पे कमेंट छोड़ देते हैं, अलग अलग सेक्शन की कमेंट में लिख लेते हैं। वो उसके बारे में जो कोडिंग कर रहे हैं उसके बारे में लिख लेते हैं कोडर। और फिर वो क्या होता है, कमेंट जो रहेगा वो कोडर तो पढ़ सकता है उस फाइल में, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्राउजर पे। जैसे एचटीएमएल में कुछ लिखेंगे उसको कमेंट कर देंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्राउजर को। आगे चल का फाइल ओपन, वो फाइल अगर एडिट करते हैं तो उस कमेंट से पता चल जाएगा ये कोड जो है किसके बारे में कोड। फिर हम लोग देख लेते हैं कमेंट लिखते कैसे। कमेंट का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स ऐसे लिखते हैं। तो पहले कोड में चलते हैं।
एक फाइल में जाएंगे, इसी लेक्चर 4 में ही नया फाइल बना लेते हैं, कमेंट .html। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कमेंट में पेस्ट कर लेते हैं। तो सेव करके फाइल को क्लोज कर देते हैं, चार वाले को। अब टाइटल में कमेंट डाल देते हैं हम लोग, कमेंट। तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग पहला एक H1 लिख लेते हैं। H1 में लिख लेते हैं दिस इज फर्स्ट हेडिंग ऑफ, हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं इसमें, कमेंट कमेंट इन HTML लिख लेते हैं। हाँ, इसको सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। तो इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट आ गया। अब कमेंट कैसे लिखते हैं, मान लीजिए यहीं पर हम लोग कमेंट लिख लेते हैं, बना लेते हैं। कमेंट के लिए क्या होता है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क होगा, एंगुलर ब्रैकेट के बाद एक एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर डबल डैश, डबल डैश लेंगे तो आप कमेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज फर्स्ट। तो हम लोग मान लीजिए पहला हेडिंग यूज किए हैं, दिस इज फर्स्ट वेब पेज, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस दिस वेब पेज। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कमेंट लिख दिए। अब आगे चल के मगर आगे चल के इसमें कुछ और है, मान लीजिए ये वेब पेज बनाते हैं, तो ये कोड तो अभी 9 लाइन का हो गया है, अभी 9 लाइन का। लेकिन अगर आप कुछ वेब पेज बनाएंगे जब, तो वेब पेज का जो कोड होता है वो एक एक दो दो हजार लाइन का, 10 10 हजार लाइन का हो जाता है। और फिर आप हर जगह ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हम मान लीजिए लिख दिए एक वेब पे, ये कमेंट में लिख दिए दिस इज फर्स्ट वेब हेडिंग ऑफ दिस वेब पेज। तो वापस चल के इस फाइल को आगे चल के कभी खोलेंगे, तो इस कमेंट से पता चल जाएगा ये जो हम लोग H1 टैग बनाए हैं, ये पहला हेडिंग है। ये मेरी मदद कर देगा कमेंट के पहचानने में कि पहला हेडिंग है इस वेब पेज का। तो इसका सेव करके आउटपुट जब देखेंगे, तो रिफ्रेश करने से वो जो हम लोग लिखे थे, दिस इज फर्स्ट वेब पेज ऑफ दिस दिस इज फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस वेब पेज, कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा है, वो केवल फाइल में, कोडिंग फाइल में रहता है, वो कोडर के लिए रहता है केवल कमेंट। तो कमेंट का ही यूज होता है। हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है। HTML एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके लिए हम लोग पहले एक नया टैग जानेंगे, उसमें एट्रीब्यूट का यूज होगा, उससे हम लोग जानेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है। बस अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, कोई भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम लोग देना चाहते हैं ब्राउजर को, तो हम लोग एट्रीब्यूट की मदद से देंगे। पहले चलते हैं अगला टैग जान ले, तो उसी में एट्रीब्यूट का, तो इमेज, HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो इमेज के लिए भी एक img टैग होता है।
इमेज के लिए आईएमजी टैग होता है। पहले हम एक नया फाइल बना लेते हैं। फाइल में लेक्चर 4 में जो है एक नया फाइल बना लेते हैं, image.html के नाम से। image.html कमेंट वाला जो है इमेज में हम लोग नॉर्मल बॉयलर प्लेट नॉर्मल कोड ऐड कर लेते हैं। यहीं पे चार की जगह हम लोग लिखेंगे इमेज। इमेज हम लोग कोई भी इमेज वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं, तो वो हम लोग आईएमजी टैग की हेल्प से हम लोग इमेज ऐड करेंगे वेब पेज में। तो हम लोग ऐड कैसे करते हैं लिख लेते हैं। तो केवल बॉडी में एक h1 लिख लेते हैं। पहले h1 बना लेते हैं, इमेज इन html ना, इमेज इन html। तो इमेज इन html तो इसका पहले हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। टाइप इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का वेब पेज। हम लोग इमेज कैसे ऐड करते हैं, केवल आईएमजी टैग लगाने से तो होगा नहीं। मान लो बोला केवल आईएमजी आईएमजी लगाने से तो होगा नहीं। इसी में एट्रीब्यूट का काम आता है। हम लोग आईएमजी केवल आईएमजी लगा के देखते हैं हम लोगों का शो करता है कि नहीं। ये आईएमजी जो इमेज टैग होता है उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, केवल ओपनिंग टैग होता है। इसको सेव करके अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे इसका इमेज वाले का, रिफ्रेश कर लेते हैं तो इमेज नहीं आ रहा है। आईएमजी लगाने से तो होगा नहीं। हम लोग कौन सा इमेज लगाएंगे, वो इमेज हम लोगों को HTML को बताना होगा। HTML ब्राउजर को बताएगा कि कौन सा इमेज वहां पे शो करना है। तो हम लोग को ऐसे बताएंगे HTML को कि कौन सा इमेज शो करना है। तो इसी के लिए SRC एट्रीब्यूट आता है। अब एट्रीब्यूट मैंने बताया था, ये HTML मतलब वो जो एलिमेंट होता है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन बताता है, ब्राउजर को बताता है जो हम लोग देते हैं। इसी में SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, हम लोग जो इमेज ऐड करने वाले रहते हैं उसी को उसी का पाथ हम लोग SRC में डालते हैं। उसी का पाथ हम लोग SRC में डालते हैं। HTML क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि यही इमेज जो है ब्राउजर में शो करेगा। हम लोग यहाँ पे इसी HTML ट्यूटोरियल में एक इमेज नाम का फोल्डर बना लिया है। अब 3 इमेज हम लोग यहीं शो करेंगे। 3 इमेज, इमेज ये इमेज 1 है। अब हम लोग मान लीजिए यही इमेज लगाना चाहते हैं, तो इसको लगाएंगे कैसे। तो अब मान लीजिए इसका पाथ हम लोग देंगे। पाथ भी हम लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। पाथ भी हम लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। एक एब्सोल्यूट यूआरएल, पाथ को यूआरएल भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल मतलब हम लोग सीधा पूरा उसका जो कोई भी हम लोग इमेज जो है यूआरएल, वो हम लोग कहीं इंटरनेट से भी डाल सकते हैं। तो उस इमेज का पूरा यूआरएल कॉपी करके एसआरसी में हम लोग कर देंगे। या फिर रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, जिस फाइल में हम लोगों का जिस फाइल में हम लोगों का एचटीएमएल फाइल जो जिसमें हम लोग इमेज लगा रहे हैं, उस एचटीएमएल फाइल जहाँ पे सेव होगा उसके रिस्पेक्ट में वो इमेज कहाँ है, वो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग वो इमेज का पाथ अगर एचटीएमएल को देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में एचटीएमएल का पाथ हम लोग जब उसके रिस्पेक्ट में इमेज का पाथ हम लोग जब एचटीएमएल को देते हैं, तो वो रिलेटिव यूआरएल होता है। वो कंप्लीट नहीं, वो जिस फोल्डर में एचटीएमएल उसके रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। तो पहले हम एब्सोल्यूट यूआरएल देख लेते हैं। HTML ट्यूटोरियल है, ये HTML ट्यूटोरियल में इमेज है। पहले हम लोग एसआरसी एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, तो जो भी एट्रीब्यूट का नाम लगे यहाँ पे
इमेज का जो पाथ देने के लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, वो एसआरसी होता है। एसआरसी फिर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लोग जो इमेज का पाथ रहेगा वो देंगे। तो ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल में इमेज है, तो हम लोग मान लीजिए ये वाला इमेज करना था, करना मतलब इसको ऐड करना चाहते हैं वेब पेज में, तो इसको क्या करेंगे, इसका पाथ हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी एज अ पाथ लिखा हुआ आ रहा है, कॉपी एज अ पाथ, इस पे क्लिक कर लेते हैं। हम लोगों का जो पाथ है वो कॉपी हो गया। इसी आसार से हम लोग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पेस्ट कर देंगे, तो हम लोगों का ये पूरा ये जो इमेज हम लोगों का पूरा कॉपी हो गया। तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो अब ये जो इमेज का पाथ है, हम लोग वेब पेज को एचटीएमएल को बता दिया, अब इसका सेव करके जब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे इमेज में, रिफ्रेश करेंगे तो देखना हम लोगों का इमेज ऐड हो गया। तो एचटीएमएल में हम लोग ऐसे इमेज ऐड करते हैं। तो अब ये तो पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल होगा, पूरा इमेज हम लोग पाथ बता दिए। अब मान लीजिए हम लोगों का जो ये जो इमेज का वो बनाया था एचटीएमएल, तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, एचटीएमएल ट्यूटोरियल में हम लोग रिलेटिव यूआरएल देखते कैसे देते हैं। तो हम लोग का ये जो एचटीएमएल ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, इसमें हम लोगों का लेक्चर 4 में जो एचटीएमएल फाइल है इमेज डॉट एचटीएमएल, उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ इमेज हम लोग किसी भी इमेज का यूआरएल उसके रिस्पेक्ट में देते हैं, तो उसी को रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं। तो मान लीजिए हम लोग लेक्चर 4 से बाहर निकलेंगे जब, तो इमेज नाम का एक फोल्डर है, इसमें हम लोगों को इमेज 1 मान लीजिए ये हम उसमें लगाएंगे वेब पेज में। तब इसका यूआरएल इमेज डॉट एचटीएमएल से कैसे दे, उसके रिस्पेक्ट में कैसे देंगे, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों का जो इमेज डॉट एचटीएमएल है वो लेक्चर 4 में है। लेक्चर 4 में जो इमेज डॉट एचटीएमएल उससे कैसे देंगे, ये जो इमेज डॉट एचटीएमएल लेक्चर 4 में है, तो लेक्चर 4 वाले फोल्डर से जब बाहर निकलेंगे, तो लेक्चर 4 वाले से बाहर निकल गए। अब लेक्चर 4 के बाहर निकलने के बाद हम लोगों को इमेज वाले फोल्डर में अंदर जाना है। इमेज वाले में अंदर जब जाएंगे तो हम लोगों का इमेज 1 डॉट जेपीजी का नाम से जो है वो हमको उसका पाथ देना है, तो कैसे देंगे, तो वीएस कोड में चलते हैं किसी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए। ये तो लेक्चर 4 वाले फोल्डर में है फाइल, किसी भी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम लोग डबल पुलिस स्टॉप 2 बार पुलिस स्टॉप देंगे, फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। तो इससे क्या होगा, जो इमेज 4 वाले अरे लेक्चर 4 वाले फोल्डर में है तो उससे बाहर निकल जाएगा। तो लेक्चर 4 वाले बाहर निकलने के बाद हम लोगों को किस में घुसना है, मान लीजिए लेक्चर 4 से बाहर निकल गया तो अब वो यहाँ पे है। अब यहाँ के बाद हम लोगों को इमेज वाले फोल्डर में अंदर घुसना है। तो इससे बाहर निकलने के बाद इमेज नाम का एक फोल्डर है, फिर उसको इमेज नाम का फोल्डर बना दे रहे हैं। इमेज नाम का फोल्डर है, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर घुसना है। तो अंदर घुसने के लिए केवल एक बार फॉरवर्ड स्लैश ये उसका अंदर घुस गया, फिर उसके बाद उसके अंदर जो हम लोगों का फाइल वो शो करने लगा, मतलब ये उसके अंदर घुस गया। फिर उसके बाद हम लोग उस इमेज का नाम डाल देंगे केवल, क्योंकि उस वाले फोल्डर में पहुंच गया। अभी इमेज वाले फोल्डर में पहुंच गया, अब इमेज वाले फोल्डर के अंदर पहुंचने के बाद अब इसको ये वाला इमेज मिल जाएगा। तो हम लोग केवल क्या करेंगे, इमेज का नाम डाल देंगे यहाँ पे, इमेज 1 डॉट जेपीजी। इसको सेव करने के बाद जब हम लोग आउटपुट देखेंगे, तो इसको रिफ्रेश करने के बाद देखिए हम लोगों का इमेज आ गया। तो रिलेटिव यूआरएल ऐसे देते हैं। फिर अगला क्या है, हम लोग इमेज पढ़ लिए, इमेज का साथ से एट्रीब्यूट, फिर अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, अल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों का इमेज शो नहीं हुआ वेब पेज में, तो वहां पे तो खाली खाली, मान लीजिए यहाँ पे इमेज गलती से नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग इमेज का नाम गलत है, सारसी का नाम गलत, सारसी में इमेज का पाथ हम लोग गलत दे दिए। उसको सेव करके जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे
ये जो है सिंबल बना हुआ आ रहा है, वहां पे फोटो नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से आप लोगों का इमेज वहां पे शो नहीं हुआ। अगर इमेज वहां पे शो नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब अल्ट एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्या काम है। अगर इमेज शो नहीं हुआ तो वहां पे जो वो टेक्स्ट हम लोग अल्टरनेटिव या अल्ट एट्रीब्यूट में लिखेंगे वो शो होगा। मान लीजिए कुछ भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट में हम लोग कुछ भी लिखते हैं, दिस इज अ इमेज ना। अब दिस इज इमेज, केवल इतना लिखते हैं। अब पहले हम लोग पाथ एकदम सही दे देते इमेज डॉट। तो अभी तो पाथ सही दिए, इसका हम लोग आउटपुट देखें तो अभी तो इमेज इमेज आ रहा है। अब अगर पाथ गलत दे दिया अभी किसी भी रीजन की वजह से, पाथ सही दिए फिर भी इमेज कभी कभी शो नहीं करता है, किसी भी रीजन की वजह से। अगर वेब ब्राउजर पे अगर आप लोगों का इमेज शो नहीं हुआ, वहां पे जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप लोग लिखेंगे वो शो होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इसका पाथ गलत कर देते हैं, फिर इसको सेव करके जब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो केवल सिंबल नहीं आ रहा है, अब उसके साथ में लिखा रहा है दिस इज इमेज। हम लोग इमेज के बारे में कुछ भी लिख देंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ शो होगा। इससे यूजर को पता चलेगा, अगर वो इमेज नहीं है तो वो इमेज किस बारे में था। उसको पता चलेगा इमेज नहीं है वहां पे, लेकिन उसके अंदर क्यूरोसिटी होगी कि इमेज किस चीज का था, तो आप लोग डाल सकते हैं वो इमेज किस बारे में था, तो वो यूजर पढ़ सकता है वो इमेज किस बारे में था। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यही काम है। फिर हम लोगों को अगला एट्रीब्यूट इमेज का क्या है, हाइट एट्रीब्यूट। अब मान लीजिए इसका हम लोग यूआरएल से ही कर देते हैं। हम लोग जब इसका अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब इमेज आ रहा है। हाइट एट्रीब्यूट का क्या काम है, इमेज का जो साइज है, सॉरी गाइस, इमेज का जो साइज है वो तो इतना ही रहेगा जितना बाय डिफॉल्ट आपके इमेज जो ओरिजिनल फॉर्म में वो ऐसा ही दिखेगा। तो हम लोग हाइट एट्रीब्यूट से इमेज का हाइट चेंज कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट में हम लोग डाल लेते हैं एच ई हाइट, हाइट डालेंगे। अब इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग हाइट में हम लोग क्या डालेंगे, हाइट पता चल रहा है न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, क्योंकि हाइट हम लोग कैसे बताएंगे, इतना लंबा इतना तो कैसे बताएंगे। तो 1 फीट ऐसे बताते हम लोग, 1 इंच। किसी की हाइट है मान लीजिए 5 5 फीट 10 इंच है, तो हाइट को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू से ही बताएंगे। तो इसमें कौन कौन सा यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एक पिक्सल होता है पीएक्स, हम लोग उसमें कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, और भी कुछ यूनिट अभी हमको याद नहीं आ रहा है। मान लीजिए पहले हम लोग पिक्सल में करके दिखाते हैं, तो मान लीजिए 700 पिक्सल लिखते हैं, सॉरी गैस, 700 पिक्सल। पिक्सल पूरा नहीं लिखेंगे, केवल पीएक्स लिखेंगे। सेव करके हम लोग जब इसका आउटपुट देखें तो अब इमेज का हाइट है वो चेंज हो गया होगा। अब देखें इमेज का हाइट 700 पिक्सल चेंज हो गया। मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 7 की जगह 500 पिक्सल रख लेते हैं। तो सेव कर इसका जब इसका आउटपुट देखें तो हाइट 500 पिक्सल हो गया। और हाइट एट्रीब्यूट का मान लीजिए परसेंटेज में भी देख के देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 10% करते हैं, 10%। तो जब सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तब भी परसेंटेज भी काम करता है। जब रिफ्रेश करेंगे तो देखें 10% हो गया। अब 10% का क्या फायदा रहता है, परसेंटेज का यही फायदा रहता है अगर आप लोगों का स्क्रीन चेंज होता है। ये तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर, अगर फोन के भी स्क्रीन होगा तो फोन के स्क्रीन का वो 10% हो जाएगा। और पिक्सल रखेंगे तो वो इसके भी डेस्कटॉप के भी हिसाब से वो 10 पिक्सल ही रहेगा, उसके भी मतलब छोटे स्क्रीन के हिसाब से भी 10 पिक्सल रहेगा, लेकिन परसेंटेज अपने आप वो हो जाएगा, छोटा बड़ा अपने आप एडजस्ट कर लेता है।
हम लोग कैसे इंस्पेक्ट पे जाएंगे। मान लीजिए अब हम लोग परसेंट देखे हैं ना, तो फोन में अगर इसका हम लोग वो देखेंगे, फोन में देखे अपने हिसाब से बड़ा छोटा हो रहा है, 10% के हिसाब से दिख रहा है, अपने हिसाब से बड़ा छोटा हो रहा है। परसेंटेज का बस एक यही फायदा रहता है, अगर आप लोगों को अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना है, फोन में सबके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले इमेज, तो इसलिए हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं, नहीं तो पिक्सल भी यूज करते हैं। अब हाइट का भी होगा वैसे। एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ। विड्थ क्या होता है, इमेज की चौड़ाई देखने देने के लिए होता है। विड्थ भी वैसा ही काम करता है। एक बना लेते हैं WIDTH। विड्थ भी हम लोग चौड़ाई भी तो ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यू में बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 600 पिक्सल रख लेते हैं। सेव करके जब हम लोग आउटपुट देखेंगे, सॉरी हाँ सही है, जब इसका आउटपुट देखेंगे तो अब देख रहे हैं विड्थ थोड़ा चौड़ा हो गया, हाइट 10% ही है। हाइट को हम लोग थोड़ा बड़ा तो सही कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हाइट को हम लोग मान लीजिए करते हैं पिक्सल में ही रख लेते हैं अभी। 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 350 पिक्सल कर लेते हैं। सेव करके जब इसका आउटपुट देखेंगे, अब देख रहे हैं नॉर्मल हो गया। अब वेट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेट भी हम लोग परसेंटेज पिक्सल या विथ उसमें भी इंचेस में भी दे सकते हैं। तो हम लोगों का इमेज हम लोगों का हो गया गाइस, HTML इमेज हो गया। तो अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है देख लेते हैं, फैब आइकन। अब फैब आइकन क्या होता है, तो जो HTML आप लोग जो देखे होंगे यहाँ पे, कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे तो गूगल रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, तो ऊपर जो टैब बना हुआ आता है उसके टाइटल के बगल में उन लोगों का वो खुद का वो भी होता है, एक लोगो भी होता है, वहां पे शो करता है। जैसे हम लोगों का जो इमेज वाला है, इमेज में जो देख रहे हैं ये, इमेज के बगल में जो यहाँ पे तो टैब बार में आ रहा है वो एक, वो हम लोगों का लोगो नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, वहां पे हम लोग फोटो लगा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, एक लिंक टैग है, लिंक टैग से होगा। इस ये भी ओपनिंग टैग है, इसका क्लोज नहीं होता। लिंक हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लिंक हम लोग हेड में लिखेंगे, टाइटल के बाद लिखेंगे, हेड में लिखेंगे, बॉडी में नहीं लिखते हैं। लिंक को हम लोग हेड टैग में लिखेंगे। तो हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसको सेव करके नया फाइल बना लेते हैं लेक्चर 4 में। फैब आइकन, फैब आइकन डॉट HTML। इसमें भी नॉर्मल वायरल बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं हम लोग। HTML का इमेज वाला कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, वेब आइकन में से प्रेस कर लेते हैं। इसी को पेस्ट कर लेते हैं वेब आइकन में, ये सब हटा देते हैं। टाइटल हम लोग रख लेते हैं फैब आइकन, फैब आइकन। यहाँ पे हम लोग लोगो हम लोग पहले लिख लेते हैं, H1 टैग, H1 में लिख लेते हैं फैब आइकन इन HTML। तो हम लोग जो लोगो ऐड करना चाहते हैं हम लोग इस वाले, इसको पहले हम लोग वो कर लेते हैं, रन कर लेते हैं क्रोम में। अब ये है, तो हम लोग जो फैब आइकन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, फैब फैब आइकन जो लिखा हुआ है उसके बगल में जो ये अर्थ का जो सिंबल है, वहां पे हम लोग
चाहते हैं वो हम लोगों का खुद का लोगो आए, तो इसलिए हम लोग फैब आइकन यूज करते हैं। हम लोग कौन सा लोगो लगाते हैं, कौन सा लोगो लगाएंगे, तो हम लोग इमेज में जब जाएंगे तो ये वाला लोगो मैं लगाना चाहता हूँ वहां पे। तो इसका हम लोग पाथ कॉपी कर लेंगे, उससे पहले लिंक टैग में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे एक लिंक टैग बना लेते हैं हम लोग। सॉरी, लेबल नहीं, लिंक टैग। अब लिंक के अंदर भी ढेर सारे एट्रीब्यूट यूज होते हैं। आरईएल में हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग नोट्स में हम लोगों का वो है पूरा सिंटेक्स। तो आरईएल में हम लोग लिखेंगे आइकन, तो आरईएल में हम लोग आइकन लिखेंगे। तो उसके बाद हम लोग टाइप एट्रीब्यूट, टाइप में हम लोग लिखेंगे, टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप में हम लोग कौन से टाइप का ये है, तो ये इमेज है, तो इमेज हम लोग लिख लेंगे। फिर एच आर ई एफ एच रेफ में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं इमेज आइकन में, वो एच रेफ में उस इमेज का हम लोगों को पाथ देना रहता है। सेम एज इट इज, जैसे इमेज में हम लोग एस आर सी यूज करते हैं, वैसे लिंक में एच आर ई एफ करेंगे। बस हम दोनों में पाथ ही देना रहता है। तो ये हम लोग लोगो ऐड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो इसका हम लोग पाथ कॉपी कर लेते हैं, तो यहीं पे आके हम लोग पेस्ट कर देते हैं एच रेफ में। ये हम लोगों का हो गया। जब इसका सेव करके हम लोग आउटपुट देखेंगे यहाँ पे फैब आइकन में, रिफ्रेश करेंगे, तो हम लोगों का जो, अब देख रहे हैं हम लोग खुद का लोगो आ गया यहाँ पे फैब आइकन के बगल में। तो फैब आइकन का यही यूज होता है, हम लोग टाइटल के बगल में अपना खुद का वेबसाइट का लोगो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यह फैब आइकन भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों का फैब आइकन हो गया। फैब आइकन के बाद हम लोगों का इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये वीडियो का कंटेंट खत्म हो गया। इस वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।